तो क्या वक्फ बिल जो है वो सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है और क्या सरकार को वक्फ बिल वापस लेना पड़ सकता है? और एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि अगर वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगा, क्या वो फैसला सरकार के लिए ठीक रहेगा या बोर्ड के लिए ठीक रहेगा? इन्हीं मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और अब्बास भाई, मैं और अगर पूरा देश मैं कहूँ तो इन दिनों हम जो खबरें देख रहे हैं वो भारत और पाकिस्तान की ही चल रही है। भारत पाकिस्तान तनाव की चल रही है, युद्ध की चल रही है, जो लगातार पाकिस्तान कायराना हरकत कर रहा है। लेकिन ऐसे में एक खबर वक्फ बिल को लेकर भी अभी हाल ही में हम देख रहे थे चल रही थी, आगे इसकी सुनवाई भी होनी है, क्योंकि जब पहली हियरिंग होती है तो उसमें सुनवाई तो हुई थी, लेकिन देखा जाता है कि तारीख भी आगे बढ़ा दी गई थी और जब दूसरी डेट आती है तो उसको टाल दिया जाता है। अब ऐसे में यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो मौजूदा समय के सीजीआई है, सीजीआई संजीव खन्ना, वो 13 तारीख को रिटायर भी हो रहे हैं और जो नए सीजीआई हैं वो 14 तारीख को शपथ लेंगे, BR गवई। तो ऐसे में कहा गया कि जो सीजीआई खन्ना है उन्होंने ये जो पूरा मामला है ये BR गवई की पीठ को सौंप दिया है। तो ऐसे में जो वक्फ बिल पर ये कहा जा रहा था कि जाते जाते रिटायरमेंट से पहले सीजीआई खन्ना बड़ा फैसला सुना देंगे, लेकिन ऐसा अब संभव नजर नहीं आ रहा है। तो क्या BR गवई की जो पीठ है वो कुछ उसी तरीके का फैसला ले सकती है जैसे जो वक्फ बिल पर पहली हियरिंग जब सुप्रीम कोर्ट में हुई और जिस सीजीआई खन्ना और जो दो और जज वहां पर बैठे थे, उन्होंने जिस तरीके से इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी और कहीं ना कहीं बिल में संशोधन की बात कही, तो जो काम सीजीआई खन्ना नहीं कर पाए, क्या लग रहा है वो BR गवई की पीठ कर देगी? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर कई लोगों ने कहा कि सीजीआई खन्ना जो हैं वो डर गए हैं और रिटायरमेंट से पहले कोई बड़ा फैसला नहीं करना चाहते। लेकिन जितना हमने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बात की, राजनीति के जानकारों से बात की, तो बात सामने निकल करके ये आई कि सीजीआई खन्ना मौका देना चाहते हैं ताकि उनके ऊपर कोई आरोप जो है वो ऐसे न लगाए जाएं कि उन्होंने पर्याप्त मौका जो है वो नहीं दिया है। क्योंकि आपने देखा कि जब यहाँ पर हियरिंग की गई 16 अप्रैल को, 17 अप्रैल को यहाँ पर सीजीआई खन्ना ने की, तो उन पर आरोप लगाए गए और उनको ये कहा गया कि वो धर्म विशेष के खिलाफ का जो है उनके साथ में काम कर रहे हैं, निष्पक्षता के साथ में काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में उनकी छवि कहीं ना कहीं धूमिल हो रही थी और रिटायरमेंट से पहले कोई भी ये नहीं चाहेगा कि एक रिटायरमेंट उसका हो रहा है तो उसकी छवि जो है वो धूमिल हो। तो इसलिए उन्होंने अपने ऊपर जो आरोप लग रहे थे उन आरोपों से बचने के लिए एक तरफ सरकार को मौका दे दिया कि अगर आप ठीक हैं तो आप सबूत लेकर के आइए, गवाह लेकर के आइए, दलीलें पेश कीजिए और आपको भरपूर समय दिया जाता है। क्योंकि आपको ये भी बताएं, जो सुनवाई टली है ये सीजीआई खन्ना ने अपनी पसंद से नहीं डाली है, बल्कि जब 5 यहाँ पर मई को हियरिंग होनी थी तो तुषार मेहता, जनरल सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता, जो केंद्र सरकार की तरफ से नेतृत्व कर रहे हैं, तो उन्होंने समय सीमा की मांग की कि हमें कुछ और समय जो है इस पर चाहिए। और वो तो कह रहे थे कि हमें 2 हफ्ते का समय इस पर चाहिए, लेकिन सीजीआई खन्ना ने 2 हफ्ते का समय तो नहीं दिया, लेकिन 1 हफ्ते से थोड़ा ज्यादा यानी 10 दिनों का समय लगभग यहाँ पर दिया, क्योंकि 5 को हियरिंग थी और 15 तारीख को अब इस पर सुनवाई होनी है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सीजीआई खन्ना ने कोई दबाव महसूस किया या कुछ भी किया। उन्होंने पर्याप्त मौका दिया कि आप जो है दलीलें पेश कीजिए। सुप्रीम कोर्ट आज भी वही है, कल भी वही है, मैं रहूं या ना रहूं, जो भी इस कुर्सी पर आकर बैठेगा, सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है न्याय करना, सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है लोकतंत्र को बचाना, सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है संविधान की रक्षा करना, चाहे कोई भी हो। जी अब्बास भाई, इसी में ही मेरा एक और सवाल फिर यहाँ पर आ जाता है। ये कहा गया कि जो सरकार है वो दबाव बना रही है, वो ये मतलब सरकार ये चाह रही है कि जो वक्फ की संपत्ति है उसे कहीं ना कहीं अपने अंडर करना चाहती है, अपने नियंत्रण में करना चाहती है, क्योंकि रेलवे के बाद में सबसे ज्यादा जो संपत्ति है वो वक्फ के पास में है। और जो मैं पॉइंट्स की अगर बात कर लूं, जिन 3 बिंदुओं पर काफी ज्यादा अगर कहा जाए तो हल्ला मच रहा था, जिनमें एक तो ये था कि भैया जो जमीनें हैं वो कलेक्ट्रेट के जो अधीन की जा रही हैं, कलेक्ट्रेट को बताना होगा आपके पास क्या है क्या नहीं है, और दूसरा ये कि आपके पास जो जमीनें हैं उसके पेपर्स, और उसमें एक ये भी देखा जा रहा है कि इस बोर्ड के अंदर अन्य कम्युनिटी के लोगों को। तो ये इस बात में कितनी सच्चाई है कि जो केंद्र सरकार है वो वाकई वक्फ की संपत्ति को हड़पना चाहती है? मेरा पहला सवाल। और मेरा दूसरा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट ने सुनाए हैं जो कि मोदी सरकार ने ही ये कहा है, उनके लोगों ने कहा है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये सबको मानना चाहिए और सबको मानना पड़ेगा। उस वक्त कोई ऐतराज नहीं था, उस वक्त कोई दो राय नहीं थी। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो
आज की अगर मैं मान यानी कि हेयरिंग, जी। पहली हेयरिंग जो उसके लेकर बात कर रहा हूँ, वो जब उन्होंने फैसला सुनाया था तो हम देखते हैं कि तब ये बात नहीं कहेगी कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रही है वो ठीक है। तब सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए गए, जजों पर सवाल खड़े किए जाने लगे, न्यायपालिका पर हमला शुरू कर दिया गया। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे बहुत हद तक आगे निकल गए, बहुत कुछ वो कह गए। जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने बहुत कुछ कोर्ट को लेकर, जजों को लेकर कहा। तो ये चीजें कहां तक सही है, कहां तक ये ठीक है, और क्या ये माना जाए कि वाकई सरकार संपत्ति हड़पना चाहती है, इसलिए कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि बोर्ड जो है वो आपत्ति जता रहा है। और दूसरा, जजों पर सवाल खड़ा करना, कोर्ट पर सवाल खड़ा करना, जब आपके पक्ष में होता है तो ठीक है, और जब विपक्ष में है तो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, आपके दूसरे सवाल से मैं शुरुआत करता हूं। आपने कहा कि सवाल खड़े करना और आपत्ति जताना कितना ठीक है, और जो पहले आपके समर्थन में कोई फैसला आता है तब तो आप चुप रहते हैं, लेकिन जब आपके विरोध में कोई फैसला आ जाता है तो आपको आपत्ति होती है। तो देखिए, यही तो दोहरा चरित्र जो है वो बीजेपी सरकार का है कि जब जब उसको सुप्रीम कोर्ट से समर्थन मिला, उसके फैसले पर मोहर लगी, तो तब तो ठीक है। राम मंदिर का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से, तब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। 370 जो धारा 370 कश्मीर से हटाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही ठहरा दिया, तब वो ठीक है। 3 तलाक का फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट उसको सही ठहरा देता है, तब वो ठीक है। लेकिन जैसे ही वक्फ का मुद्दा आता है, जब कोई भी मुद्दा ऐसा आता है, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आता है, तब सुप्रीम कोर्ट में कमी निकलने लगती है, तब सुप्रीम कोर्ट गलत हो जाता है। तो ये सरकार के दोहरे चरित्र को साफ साफ यहां पर दिखाता है। और आपका पहला सवाल था कि क्या वाकई सरकार की मंशा वक्फ की संपत्तियों को हड़पने की, या फिर वक्फ में कोई गड़बड़ियां भी हो रही हैं। तो इसका सीधा सीधा जवाब यह है कि देखिए, सरकार की जो नीयत है उसी को लेकर सवाल है। संशोधन से ज्यादा सवाल सरकार की नीयत पर यहां पर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि किस जल्दबाजी के तहत 2 अप्रैल को लोकसभा में पास हुआ, 3 अप्रैल को राज्यसभा में पास हुआ, और बड़ी तेजी से 5 अप्रैल को राष्ट्रपति के साइन करवाकर 8 अप्रैल को लागू भी करवा दिया गया। इसमें जितनी जल्दबाजी की गई, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें किस तरह का उलटफेर किया गया है। और हमारे यहाँ आप देखें, आर्टिकल 25 है, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो कहीं ना कहीं वक्फ का जो मामला है, धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। और इसमें जो याचिकाएं लगाई गई हैं, उसमें ये साफ साफ कहा भी गया है कि यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, यानी किसी के धर्म में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और जो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री है, वो सीधे सीधे उसमें हस्तक्षेप है। और सबसे बड़ी जो आपत्ति है वो है वक्फ बाय यूजर की, यानी जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, जब कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, उससे पहले भी जो वक्फ की प्रथा है वो चली आ रही है, क्योंकि धार्मिक प्रथा है। अंग्रेजों के जमाने में भी वक्फ की गई, मुगलों के जमाने में भी संपत्तियां वक्फ की गई, तो आखिर उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी आपत्ति मुस्लिम पक्ष की है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने इसको उठाया। और जिस तरह से कलेक्टर के अधीन इसको लाने की बात की गई, तो यानी आप ही सब कुछ कर रहे हैं, आप ही उसको बताएंगे कि संपत्ति है कि नहीं, आप ही अपने अधिकारी से जांच करवाएंगे, तो फिर निष्पक्ष जांच कहां हो पाएगी। आखिर आप कोर्ट के अधीन क्यों नहीं भेजते उसको? कोर्ट के अधीन भेजिए, या तो पहले वक्फ ट्रिब्यूनल करता था उसके फैसले, लेकिन आप कोर्ट के अधीन लेकर के आ जाइए। मुस्लिम पक्ष का इसको लेकर के कोई भी सवाल नहीं कि आप कोर्ट में उसको लेकर के जा रहे हैं, लेकिन आप कलेक्टर के अधीन लेकर के आ रहे हैं, तो सवाल यहाँ पर बनता है। और जिस तरह से मुस्लिम विरोधी नीतियां यहाँ पर बीजेपी की रही हैं, तो उसकी मंशा पर सवाल जरूर उठता है। और जिस तरह से आपने देखा कि न सिर्फ कानून लागू हुआ, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, तमाम जगहों पर जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, उन्होंने किस तरह से जल्दबाजी में यहाँ पर सर्वे भी करवा लिया और डी नोटिफाई संपत्तियों को किया जाने लगा, यानी संपत्तियों से कब्जे छुड़ाए जाने लगे। तो ये साफ साफ बता रहा है कि यहाँ पर वक्फ की संपत्तियों पर सरकार की नजर है। और पहले भी ये आरोप लगते रहे, न सिर्फ वक्फ की संपत्तियों पर, बल्कि रेलवे की संपत्तियों या फिर आर्मी की संपत्तियां हो, पहले भी सरकार बेचने का काम करती रही है। और यहाँ पर मुसलमानों के विरुद्ध जो नीतियां अब तक बीजेपी की रही हैं, जो मुस्लिम विरोधी मतलब चेहरा रहा है, उसके आधार पर ये साफ साफ कहा जा सकता है कि सरकार की जो नीति है, जो नियत है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से ही उसको उम्मीद है, जो विपक्ष है या मुस्लिम संगठन है या वक्फ बोर्ड है, उनको सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। और पूरी संभावना ये है कि जिस काम में एक कदम आगे संजीव खन्ना ने बढ़ाया है, जस्टिस गवाई भी उसको आगे जाके लागू करेंगे। और 15 मई को या फिर आगे भी डेट बढ़ सकती है, अब इसमें कोई भी वो नहीं है, लेकिन फैसला यहाँ पर मुसलमानों के पक्ष में ही आएगा और केंद्र सरकार को बड़ा झटका जो है वो इस पर लग सकता है। जी तो देखिए, अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने पूरी एक
चर्चा जो वक्फ बिल पर की है और विस्तार से इन्होंने बताया है कि क्या ये सरकार की नीयत है कि वक्फ की संपत्ति को हड़पा जाए, या सरकार जो कदम उठा रही है वो ठीक कदम है। अब ये आने वाले समय में हमें देखना होगा कि जो BR गवई की पीठ है वो इस मामले पर क्या फैसला सुनाती है। जो फैसला आएगा क्या उससे सरकार को फायदा होगा या बोर्ड को झटका लगेगा, ये तो कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है कि सरकार का प्रेशर तो कहीं ना कहीं जजों पर बना, और जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो पहली हियरिंग होती है उसमें वक्फ बिल पर जो फैसला सुनाया जाता है, उसके बाद विरोधी मीडिया जो है उस पर तमाम बातें तो करती है, लेकिन गुजरात लॉबी कहीं ना कहीं छटपटा जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो सुनवाई है ये आगे टल जाती है। तो अब ऐसे में BR गवई की पीठ क्या फैसला लेगी या आगने वाले वक्त में हम जरूर बताएंगे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।